बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम करेंगे ये कि आपके एमसीक्यूज़ वाला जो पेपर है ना, पहला पेपर, पहले उसका अमल निकालते हैं ताकि आपके वो नंबर तो पूरे बने ना। तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि इसके जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल 12 चैप्टर्स हैं, हम सारे के सारे चैप्टर्स में जितने भी एमसीक्यूज़ आपके रिव्यू एक्सरसाइजेज में आ रहे हैं वो सारे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो यानी कि ये एक वीडियो ओके करने से आपके सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे, कभी उम्मीद है इंशाल्लाह। तो हम चैप्टर नंबर 1 से पहले स्टार्ट लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स, √-1 इज़ इक्वल टू आयोटा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये तो चलें आपको पता ही होगा, कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड बातें भी आप साथ साथ अपने जहन में फ़िक्स करते जाएँ। √-1 आयोटा है, अगर हम इसका स्क्वायर कंसिडर करें तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? -1। अब इसमें कई दफ़ा स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, वो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल जब करता है ना, अब उसके जहन में होता है माइनस का स्क्वायर तो प्लस होना है, तो आयोटा स्क्वायर को +1 कहता है। आयोटा स्क्वायर +1 नहीं है, सिर्फ अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल होंगे, -1 अपनी जगह पे कायम रहेगा, यानी कि आयोटा स्क्वायर -1 नहीं होगा। इसी तरह क्या पूछा जा सकता है, आयोटा क्यूब पूछ लेगा, या हो सकता है शॉर्ट में पूछ ले आयोटा क्यूब माइनस आयोटा क्यों है, तो आपने उसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लेना है। आयोटा स्क्वायर -1 है, जब वो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा बन जाएगा। अभी आपने याद क्या रखना है, आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा क्यूब क्या है? माइनस आयोटा। आपको आयोटा की पावर 4 भी साथ ही में बता देता हूँ कि आयोटा की पावर 4 आप निकालते कैसे हैं, उसका आंसर 1। आप उसमें रूल ऑफ पावर यूज़ करते हैं। 4 को आप 2 2 4 करते हैं, आयोटा स्क्वायर का फिर स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर +1 बनता है, ठीक है। इनका आयोटा की पावर 4 का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 1। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। नेक्स्ट, इफ x इज लेस देन 0 देन स्क्वायर रूट x इज, अब देखें लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो उसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंजुगेट ऑफ अंडर रूट x माइनस आयोटा अंडर रूट y इज, तो कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी का साइन चेंज, ये माइनस है इसको प्लस कर देंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्क्वायर रूट x प्लस आयोटा स्क्वायर रूट y। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन प्रोडक्ट ऑफ z कंजुगेट इज, इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। पहले तो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करना जानते हैं, फाइंड करते कैसे, z(x प्लस आयोटा y), तो z कंजुगेट होगा x माइनस आयोटा y, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहा, आयोटा स्क्वायर -1 है, वो इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। और ये क्या लिखा हुआ है, जी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि जी का जो माड है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसमें आप देखिए अंडर रूट तो है नहीं, तो ये स्क्वायर हो गया, और ये क्या है, नॉन नेगेटिव, स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है। ऑप्शन सी इसलिए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 स्क्वायर रूट -25 प्लस थर्ड रूट ऑफ 8, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, इसमें लेकिन माइनस भी है तो ये 5 आयोटा आ गया। इसी तरह 8 का थर्ड रूट वो क्या आता है, 2, तो 2 + 5 आयोटा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पार्ट नंबर 6, 1 प्लस माइनस आयोटा रेज टू पावर 9। अब देखिए जो रेज टू पावर 9 है यानी कि ऑड नंबर है, तो माइनस तो इसमें फिर मौजूद रहेगा, यानी कि लिखा हुआ माइनस आयोटा रेज टू पावर 9। आयोटा की पावर 9 क्या होता है, आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 8 तो ख़त्म हो गया, तो माइनस आयोटा आ गया, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस आयोटा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये देखें 1 माइनस आयोटा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 2/1 माइनस आयोटा, तो हमें इस क्वेश्चन करने की रैशनलाइज करना पड़ेगा 1 माइनस आयोटा के कंजुगेट से, और 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होता है, 1 प्लस आयोटा, यानी कि 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, तो 1 + 1 वो हो गया 2, वो इस 2 से कैंसिल, बाकी क्या है 1 प्लस आयोटा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है -x आयोटा होल पावर 19। अब देखें 19 ऑड है, तो इसका मतलब ये जो माइनस है, माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस तो आपने छेड़ना नहीं है। बाकी क्या बचा, x की पावर 19 और आयोटा की पावर 90। अब आयोटा की पावर जो 19 है उसमें से 4 का मल्टीपल ढूंढें और उसको निकाल लें, 4 4 16, तो 19 में से 16 गया, बाकी आयोटा की पावर 3 बचा। आयोटा की पावर 3 क्या था, माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, x रेज टू पावर 19 आयोटा।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 और 9 25। 5 नहीं अब आपने करना क्योंकि अंडर रूट नहीं आना, स्क्वायर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है सोल्यूशन फाइंड करना एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का 4 उधर गया -4 बना दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो ये क्या गया +-2 आयोटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चैप्टर नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक तो रहेगी नहीं, ये तो लीनियर बन जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी रूट्स ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 6 एग्जिस्ट्स? तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x की पावर 2 आती है मैक्सिमम, तो उसको डिग्री भी कहते हैं। तो जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स भी होते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर? तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये स्क्वायर है, आगे जो प्लस एक्स है ये 2ab है, यहाँ से हम b ट्रेस कर लेंगे। लेकिन 2a, अब b ट्रेस कैसे करेंगे देखेंगे, क्या लिखें कि मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास x आए तो ज़रा 1/2 लिखेंगे ताकि 2 से 2 कैंसिल हो, हमें x वापस मिले। तो 1/2 जब b ट्रेस हो गया तो इसका स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि कंप्लीट स्क्वायर बने। वो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज, तो -4 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके +4 बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो प्लस माइनस भी आएगा, तो 2 - 2 ये आंसर इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और ये सेट की फॉर्म में लिखना, आपने ये भी ज़हन में रखना, मिडल ब्रैकेट ज़रूरी है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट ऑर्डर पेयर को शो करती है। रूट्स ऑफ इक्वेशन होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो x माइनस 1 क्या आएगा +-3। ये देखें तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे एक दफ़ा माइनस में, -1 उधर जाके वैसे ही +1 बन जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा और -3 + 1 आ जाएगा। तो 3 + 1 4 आया, -3 + 1 -2 आया, तो -2 एंड 4 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और अगर यहाँ पे सोल्यूशन सेट होता फिर ब्रैकेट्स भी होती कौन सी, मिडल वाली। नेक्स्ट है सोल्यूशन सेट ऑफ 2^2x -2^x + 1 इज इक्वल टू 0। अब एक तरीका तो ये है कि प्रॉपरली सॉल्व कर लें, दूसरा ये है कि जो आंसर दिए हुए हैं पुट करके चेक कर लें। बस जब हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई करता है, इनके लेफ़्ट साइड पे भी आंसर 0 ही आता है, 0 इज़ इक्वल टू 0 पुट करके देख लें। बेशक अब 2 की पावर 0 1 आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 0 + 1 पावर 1, तो 2 की पावर 1 2 ही होता है। ये देखें जिसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं, मैं दोबारा आपको लिख के बताता हूँ, बात क्लियर हो। 2 की पावर 0 1 आया, 2 की पावर 1 2 आया, आगे +1 उसी तरह, तो 1 + 1 बना 2, 2 - 2 0, राइट साइड पे भी 0 है, इसका मतलब है 0 इसका रूट है। अब 1 चेक करें, 1 जब आप पुट करेंगे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि लेफ़्ट साइड पे आपके पास 0 नहीं बनेगा। तो अब जिसमें 1 है वो ट्रू नहीं है, बी भी ट्रू नहीं है, सी भी नहीं है, ये चेक करके आप इसको देख लें। ये मैं वही लिख रहा हूँ, 2 की पावर 2 4 आ रहा है, फिर आगे 2 की पावर 1 + 1 2, वो -4 आ रहा है, +1। अब देखें ये तो 1 आ रहा है आंसर, तो राइट साइड पे तो 0 है, तो ये 1 ट्रू नहीं है। अब 1 देखें सी में भी है तो ये भी ट्रू नहीं है। अब एक ही बचता है -1, उसको भी आप चेक करें, वो नहीं होगा ट्रू, चेक करके देख लें। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सोल्यूशन सेट ऑफ x + 1/x इज इक्वल टू 2, इसमें भी आप ये रूट्स पुट करके देख लें, सॉल्व भी कर सकते हैं। रूट्स जब आप इसमें पुट करेंगे तो 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है, यहीं से ये डायरेक्ट पता चल रहा है, इन्फिनिटी तो नहीं आएगा। -1 पुट करके देखें तो यहाँ से -1 आया,
तो x की जगह भी -1 यहाँ भी पुट हुआ तो ये -2 बन रहा है, राइट साइड पे तो 2 है, ये तो ट्रू नहीं है। तो -1 जिसमें है वो इसमें भी है, देखें सी में भी है बी में भी है, दोनों सही नहीं। तो सारे पुट करके आप जब देखेंगे ना तो एक ही ऑप्शन ठीक होगा, वो ऑप्शन डी है 1। मैं पुट कर भी रहा हूँ, देख लें 1 + 1 2, राइट साइड पे भी 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन हम उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें आप x की जगह 1/x पुट करें तो इक्वेशन पे फ़र्क ना पड़े। इसमें पुट करके आप देख लें, ये वैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ लें लिखी हुई है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, 2 and -3 आर द रूट्स ऑफ, ऑप्शन सी करेक्ट है। कैसे? x - 2 को इक्वल टू 0 करें ना, 2 आया, एक तो यहाँ से पता चल रहा, अब यहाँ पे तो नहीं होगा ना बी डी में, देखिए यहाँ से -2 निकल रहा है, इन दोनों में से एक ठीक होगा। इस तरह जब x + 3 को 0 करेंगे x का आंसर -3 आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + bx + c = 0, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है इफ s1 and s2 आर रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 देन सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और प्रोडक्ट होता है c/a। रूट्स ऑफ इक्वेशंस x² - 5x + 5 = 0, किस किस्म के रूट्स आएंगे, नेचर आपने बतानी है, वो डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके ही पता चलता है। तो डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं, ये देखें b की जगह -5 पुट हो गया, फिर आगे -4, a की जगह 1, c की जगह 5, सॉल्व करें, आपके पास आ रहा है 5 इज़ ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना। तो पॉजिटिव नंबर हमें ये बता रहा होता है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल रूट्स हैं, पहली बात। दूसरी बात ये पता चल रही होती है कि रूट्स रियल हैं। अब देखें इनमें तो आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा ना ऐसा अनइक्वल रियल वाले, फिर क्या करेंगे, देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं, तो 5 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। हाँ 4 होता ना फिर ठीक था, वो कंप्लीट स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर होता है। बहरहाल अगर स्क्वायर कंप्लीट नहीं है तो रूट्स इरेशनल होते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 5, द इक्वेशन इज़, तो x² - sx + p = 0, एस सम को शो करता है, p प्रोडक्ट को, तो लिख लें x² - 2x + 5 = 0। ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चैप्टर नंबर 3, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इफ़ 5 3 2 9 होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5x/2 3 9, दो मैट्रिसेस हैं, इक्वल हैं आपस में, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ट्रांसपोज को पहले सेट करते हैं। 5 3 रो में था, कॉलम में लिख लिया, 2 9 रो में था, कॉलम में लिख लिया, दूसरा ऑलरेडी सेट है। अब देखिए 5 की जगह 5 है, 3 की जगह 3, 9 की जगह 9, तो x/2 की जगह 2 है, इन दोनों को इक्वल करें, x का आंसर निकाल लें, x/2 = 2, x आ गया 4, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, I3 = y0x 0z0 x01, तो I3 क्या होता है, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। लिख लिया जी। अब इसको हम उस मैट्रिक्स के इक्वल रख के देख लेंगे एक्स वाई जी की वैल्यूज़ की, आसान सी बात है। देखिए वाई भी 1 है, जी भी 1, एक्स 0 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही चीज़ है, ये 2/2 का तो वो लिख लें 1 0 0 1। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, आपने साइन चेंज करने, ज़ीरो को तो छोड़े ना, बाकी देखें -1 तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि ज़ीरो के साथ प्लस माइनस बात तो एक ही है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज़ अनडिफाइंड या इम्पॉसिबल कह लें, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हमने निकालना है ना, उसका फार्मूला आप जेन में लाएं पहले, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आंसर तो अनडिफाइंड आ जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल है। पार्ट 5, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका ट्रांसपोज लेने से फ़र्क ना पड़े,
आंसर ए वहीं वापस आए, ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। वो कैसे? अब ये ऑप्शन आप खुद बना सकते हैं। इसमें दोनों साइड पे आप ट्रांसपोज ले लें, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। देखिए ऑप्शन डी आ गया है। दूसरा तरीका भी हो सकता है, ट्रांसपोज का जब आप दोबारा ट्रांसपोज कंसिडर करते हैं ना, वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है। यानी कि ये लिखा हुआ ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, वही बात लिखी हुई है ये भी। नेक्स्ट है पार्ट 6, 1/2 + 0 0। तो ये ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है। देखें ना, जो पहले लिखा हुआ है, या तो ये ऐसे होता है ना, इधर 1 और इधर नीचे 2, फिर बात और थी, फिर दोनों का ऑर्डर सेम हो जाना था। ये 1 और 2 नहीं है, ये 1/2 लिखा हुआ है। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये 1/1 है इसका ऑर्डर, और इसका क्या है 2/1। आपस में ऐड ही नहीं होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है, इम्पॉसिबल। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 1/2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ 2/3। दैन ऑर्डर ऑफ ए बी, तो पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रोज़, ये अगर बराबर है मल्टीप्लाई तब होगा, वरना नहीं। तो अब जो बाकी बच गया है 1/3, वो इस मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर है। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू बी देन ए इज़ इक्वल टू, तो अब देखें ए को बी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, बी वापस आ रहा है। इसका मतलब ए क्या है? ए आइडेंटिटी है। जैसे 2 1 से 2 आप करते हैं, 2 वापस आ रहा है ना, तो 1 क्या है? 1 आइडेंटिटी। मैट्रिक्स में आइडेंटिटी क्या होती है? वही 1 0 0 1 वाली बात। अगर 2/2 है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, आइडेंटिटी लिखा हुआ वो। नेक्स्ट है 15 25 और 3 2, इनको आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई वो जो एरो वाला काम है हम वो कर लेते हैं। 15 3 45 आ गया, फिर आगे 15 2 30 आ गया। अब नेक्स्ट रो की बारी है, 25 3 75, 25 2 50। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ t इज़ इक्वल टू -1 देन इन्वर्स ऑफ t इज़ इक्वल टू, तो अब आप अपने माइंड में वो इन्वर्स वाला फार्मूला लाएं। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखें डिटर्मिनेंट हमें क्या गिवन है? -1, वो यहाँ पे लिख लें, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर -1। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस एडजॉइंट ऑफ ए। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर y + x इज़ इक्वल टू 144 + y एंड x + 2y इज़ इक्वल टू x + 13। तो पहले इनको थोड़ा सेट करते हैं हम। इसमें देखें y दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया? x इज़ इक्वल टू 144। इसको आप ऐसे लिख लें, x + 0y इज़ इक्वल टू 144। दूसरी इक्वेशन में देखें दोनों साइड पे x है, कैंसिल हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0x, या 0 भी सिर्फ लिख लें तब भी ठीक है, +2y इज़ इक्वल टू 13। अब आप कोफिशेंट्स लिखें, सॉरी x लिख रहा हूँ, x नहीं, x का कोफिशेंट लिखेंगे, वो क्या है? 1, y का 0, x का 0, y का 2 इज़ इक्वल टू xy इज़ इक्वल टू 144 एंड 13। तो ये जो पहला वाला मैट्रिक्स आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 1 0 0 2, इसको मैट्रिक्स ऑफ कोफिशेंट्स बोलते हैं। ये भी याद रखना है आपने। ये देख लें, ऑप्शन सी करेक्ट है। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशेंट्स फॉर x - y इज़ इक्वल टू 3, तो भी आपको बताया ना कैसे निकाला मैट्रिक्स ऑफ कोफिशेंट। ये भी उसी तरह x 1 है, y -1 है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 1 2 और 3 आपने मल्टीप्लाई कराना है, वहीं एरो वाले काम करें, लेकिन अब इसमें मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा। क्यों? ये देखें 3 1 3 आया, आगे 2 के लिए नंबर ही कोई नहीं है जिससे मल्टीप्लाई हो, तो इम्पॉसिबल। या फिर वो ऑर्डर वाली बात ज़हन में लें, पहले के कॉलम दूसरे की रोज़ देखते हैं। अब देखें पहले के कॉलम कितने हैं? 2, और दूसरे की रो है 1, ये तो इक्वल ही नहीं है। तो कॉलम पहले की और रो दूसरे की इक्वल नहीं है, तो नहीं होगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी देन ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये फेमस फार्मूला है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इफ़ -3 5 -3x - 1 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन, सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, -3 × x - 1
5 3 ज़ा 15, एक माइनस माइनस 3 वाला है, इज़ इक्वल टू 0। तो ये बन गया -3x + 3 + 15 इज़ इक्वल टू 0। तो 15 और 3 18 हुआ, दूसरी साइड पे गया -18 बन गया। तो -3 से जब डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 6। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5 6 2 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ए बी सी। अभी मैं आपको थोड़ी डिटेल भी बता देता हूँ इसकी। देखें एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ ना, तो एडजॉइंट का जब आप दोबारा एडजॉइंट लेंगे ना तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास वापस आ जाता है। तो इसका जब हम दोबारा एडजॉइंट लेंगे 3 5 अपनी जगह पे चला जाएगा और 6 2 वो -6 -2 बन जाएगा। उसका डिटर्मिनेंट आप लें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व भी करते हैं। देखें एडजॉइंट ऑफ ए का पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 5 3 ज़ार 15 -6 2 ज़ार 8, 15 - 8 ये हमारे पास 7 आ गया। तो बाकियों का भी 7 आएगा, ये आप करके बेशक चेक कर लें। ये भी मैंने जो आपको बात बताई ना, 2 दफ़ा एडजॉइंट लें तो वापस आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 5 और ये क्या आएगा -6 एंड -2। तो देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ, इसको ऑलरेडी 7 आ रहा है। इसी तरह ट्रांसपोज इसका कंसिडर करते हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो भी आपके पास 7 ही आ रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चैप्टर नंबर 4, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 6x - 7 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x + 17 इज़ 6x - 2x 4x आया, -7 दूसरी साइड पे जाके प्लस हुआ 24 बना, 4 से डिवाइड किया, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Solution of inequality x is less than 3 for all x belongs to natural numbers is, तो x is less than 3, 3 से छोटे नेचुरल नंबर वो दो ही हैं, 1 और 2। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर इक्वल टू भी यहाँ पे होता ना फिर 3 भी आना था आंसर में। इन जनरल वी यूज़ अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग द inequalities origin 0 0। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पार्ट नंबर 4, द solution of x by -2 लेस दैन 3 - x इज़, -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड पे, तो ये -2 कट जाएगा, x आएगा। अब जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनइक्वालिटी भी चेंज होती है, ग्रेटर लेस लेस ग्रेटर, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, -6 बना प्लस 2x बना, 2x दूसरी तरफ आया -6 हुआ। अब देखें फिर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो x इज़ less than 6। option B is correct. Which ordered pair is a solution of inequality 4x - y is greater than equal to 3। तो ये पुट करके चेक कर लें। अब जब मैंने पुट किया तो 1 1 इसको ट्रू कर रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये देखें 4 1 ज़ार 4 -1 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो इक्वल टू भी आ रहा है ना, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। Which ordered pair is a solution of the system 2x - y less than equal to 5, x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो ये सारे सोल्यूशन भी आपको पुट करके चेक करने पड़ेंगे, या इनको सॉल्व कर लें तब भी ठीक है, तब भी पता चल जाएगा। तो ये 3 2 जब आप पुट करेंगे ना, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। देखें 6 - 2 4 लेस दैन 5 ठीक हो गया, 3 + 4 7 ग्रेटर दैन 2 ये भी ठीक हो गया। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सोल्यूशन ऑफ -5x ग्रेटर दैन इक्वल टू -80, तो -5 से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा और 5 × 16 80 आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। x such that x is less than equal to 16। 7 - 2 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, तो इन सब में आप 7 - 2 पुट करके देख लें कौन सा ट्रू है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। देखें x की जगह 7 और 10 2 ज़ा 20 -27 - 20 -13 आया, -13 लेस दैन 5, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चैप्टर नंबर 5, algebraic fraction, an expression which is the ratio of two polynomials, यानी कि न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल, बट द पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर इज़ नॉन ज़ीरो, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इज़ कॉल्ड, कंपाउंड नहीं बल्कि रेशनल एक्सप्रेशन इसका actual answer, option B. Next, the degree of this polynomial is
तो डिग्रीज देखनी पड़ेगी। हाईएस्ट पावर कौन सी है, पहले वाले की 5 है, दूसरे में वाई स्क्वायर और वाई कैंसिल उसकी भी 5, तीसरा 5, ये देखें ना 3 to 5 बन रहा है ना, इसमें एक वाई कैंसिल हो रहा है, एक वाई बच रहा है, तो 3 और 4 और 5, नेक्स्ट जी की पावर भी 5 है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, 5 है इसकी डिग्री। नेक्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों? किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आप 0 रखते हैं तो ज़ाहिर वो 1 होता है। देखिए 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, तो एक्स की पावर 0 क्या आता है 1, 5 1 ज़ा 5, कांस्टेंट वापस आ गया। पार्ट नंबर 4, अली इज़ 2 years younger than his sister Aisha. If Aisha's present age is X years, then the age of Ali after 5 years will be। आसान सा क्वेश्चन। आयशा की प्रेजेंट एज पहले देखें ना आप क्या है। आयशा की प्रेजेंट एज दे रहा है जी हमें एक्स ईयर्स। इफ़ आयशाज प्रेजेंट एज इज़ एक्स ईयर्स, तो अली जो है 2 साल छोटा है, तो अली की क्या आ जाएगी x-2। अब हमने बताना है आफ्टर 5 years अली की एज क्या होगी, तो x-2 में 5 आप ऐड कर लें, x-2 + 5, तो 5 - 2 3 आ गया, x + 3, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Question number 5, the value of this expression at x is equal to 2 is, तो ये जो बार आपको नज़र आ रहा है ना, बार का मतलब ये होता है कि ये जो -2x² है ना, इसमें ये वाला माइनस आपने चेंज करना है, इस बार की वजह से ये माइनस चेंज होगा। -3 वाला नहीं, उसको नहीं आपने छेड़ना होता, सिर्फ ये की चेंज, ये +2x² बन जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² x² 3x² बना, ब्रैकेट्स पहले माइनस है, -3x² और आगे जो -3 है वो +3 हो जाएगा। अब x = 2 दिया हुआ, हम इसमें 2 पुट करते हैं तो आंसर आता है -2, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज़, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखते हैं कॉमन कौन सा, x² y² कॉमन हमें इसमें नज़र आ रहा है न्यूमिरेटर में, तो जब x² y² कॉमन होगा ये आएगा y - x और +z डिवाइडेड बाई x - y - z। अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, x प्लस है माइनस है, y प्लस और माइनस, z प्लस और माइनस, तो आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस से आप कॉमन लेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा कि माइनस कॉमन वाला और साथ x² y², यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट इज़ if y is equal to 2 - 1/y then find the value of y² + 1/y²। आसान सा क्वेश्चन है, -1/y है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करें प्लस हो जाएगा, यानी कि y + 1/y हमारे पास आ जाएगा 2। हम सिर्फ दोनों साइड पे स्क्वायर कंसिडर करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आया, इधर क्या आया y² + 1/y² + 2, 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हुआ, 4 - 2, 4 - 2 क्या होता है जी 2, यानी कि y² + 1/y² का आंसर क्या आ गया 2, ऑप्शन D is correct. Simplified form of a plus b whole square minus a minus b whole square divided by 8ab is, तो a plus b whole square minus a minus b whole square क्या होता है 4ab, फार्मूला है ab कैंसिल, 4 2 are 8, 1/2 आ गया, ऑप्शन D is correct. Part 9, difference of the sum of a and b from the product of a and b। अच्छा जी, difference of the sum of a and b, सम ऑफ ए एंड बी इसका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ए एंड बी फ्रॉम, इसलिए मैंने माइनस इधर लिखा है फ्रॉम की वजह से, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए बी के प्रोडक्ट से आपने इसको माइनस करना, ब्रैकेट्स पहले माइनस से साइन चेंज कर दें, ए बी - a - b, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सब के नीचे डिवाइड करा लें। अब देखें जब इसके नीचे आएगा x³ कैंसिल, y³ कैंसिल, क्या बचा 1/z³। अच्छा जी, y³ कैंसिल, z³ कैंसिल, 1/x³, x³ कैंसिल, z³ कैंसिल, 1/y³, तो ये लिखा हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लीडिंग कोफिशिएंट इन x² 2 - 1/8 - x raised to power 4/4 + x³ 7, तो जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। हाईएस्ट पावर x की पावर है 4, इसका कोफिशिएंट क्या रहा -1/4, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ, आपने बताना है कि जो कोफिशिएंट्स हैं ये कौन से नंबर्स हैं। √16 4 आ गया, नेचुरल हो गया। -1/2, अब ये तो नेचुरल नहीं है ना, -1/2, तो ये अपना रेशनल नंबर। 22/7, अच्छा गौर से बात सुनी है अब आपने, 22/7 ये रेशनल नंबर है, इसको इरेशनल नहीं आपने बोलना लेकिन पाई इरेशनल है। अब ये क्या बात हुई जी, हम पाई को तो कहते हैं 22/7 है, तो पाई 22/7 के इक्वल नहीं है, बल्कि पाई इसकी अप्रॉक्सीमेशन है। पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, इक्वल नहीं। पाई इरेशनल है, 22/7 रेशनल। क्यों? 22/7 में देखें ना, 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो रेशनल की डेफिनेशन ही है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हों तो ठीक है, रेशनल है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है? रेशनल नंबर्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों? 4 भी रेशनल, -1/2 भी रेशनल, 22/7 भी रेशनल। द डिग्री ऑफ द कोशेंट इन x - y होल क्यूब डिवाइडेड बाई x - y होल स्क्वायर विल बी 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सीधा सीधा डिवाइड करें तो x - y बचेगा, तो उसकी डिग्री 1 आ गई। चैप्टर नंबर 6, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। इफ a इज इक्वल टू -2, 0, 2 and b is equal to 0, 2 and f is a function from a to b is defined as f is equal to -2, 2, 0, 0, 2, 0. What type of function is f? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑन टू फंक्शन। रीज़न भी लिख दिए, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू बी। एक्सप्लेन भी करते हैं आपको। रेंज क्या होती है? ये जो ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट लिखा होता है ना, हर ऑर्डर्ड पेयर का, यानी कि इसकी रेंज क्या आएगी? 2, 0। अब ये 0 एक दफ़ा और आ गया ना, तो आपने एक ही दफ़ा लिखना है। ये देखें 2, 0, और बी के एलिमेंट्स देखें, ये भी वही हैं, 0, 2, 2, 0, एक ही बात है। तो रेंज क्यू के सेट बी के इक्वल आ गई है सेकेंड सेट के, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू है। ना आती तो फिर इन टू होता। नेक्स्ट पार्ट है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स इज 3 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई इज 2, हाउ मैनी बाइनरी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम वाई टू एक्स? तो 2⁻6 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये क्यों करेक्ट है? पहले हम वाई टू एक्स यानी कि वाई क्रॉस एक्स फाइंड करते हैं, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, वाई क्रॉस एक्स कह लें, एक्स क्रॉस वाई कह लें, एक्स क्रॉस एक्स कह लें, वाई क्रॉस वाई कह लें, लेकिन आएगा हर एक का अपना अपना आंसर। मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करते हैं हम एक्स में ये 3 एलिमेंट्स सामने रखने, कोई भी रख लें, हम ए बी सी चलें रख लेते हैं, ए बी सी। इसी तरह वाई में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो हम ए बी सी हो गया, डी ई रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, आपकी अपनी चाहे से। दोबारा ए बी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 1, 2, 3 भी कर सकते हैं। वाई टू एक्स यानी कि वाई क्रॉस एक्स हमने फाइंड करना है। ये इस चैप्टर में सारी गेम ही बाइनरी रिलेशन की है। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन बातें क्लियर होगी तो कहानी ख़त्म है। चलें, वाई क्रॉस एक्स में क्या होगा? वाई का पहले एलिमेंट उठाएंगे, एक्स के हर एलिमेंट से उसका पेयर बनाते जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। डी ए पहला ऑर्डर्ड पेयर बना, फिर डी को बी से मिला देंगे, डी बी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन गया, फिर डी को सी से मिलाएंगे, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर। डी का काम ख़त्म। अब ई पे आते हैं, ई को भी इन तीनों से मिला देंगे, ई ए, ई बी और ई सी। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स आप गिन लें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6वां। टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए 6। ये वाई क्रॉस एक्स के एलिमेंट्स की तादाद आई है 6, ठीक है। अभी ये आपके पास बाइनरी रिलेशंस नहीं आए, हमने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने। तो वो कैसे होता है? 2 की पावर दे देते हैं इसको, 2 की ई लिख रहा हूँ, सॉरी, 2⁻6, क्योंकि 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आए थे। या आप ऊपर वाई क्रॉस एक्स लिख लें। हाँ, अगर एक्स क्रॉस वाई हो तो उसके भी इतने ही आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ।
हाँ एक्स क्रॉस एक्स के और आएंगे, वाई क्रॉस वाई के और आएंगे। तो बहरहाल इसका आंसर क्या है 2⁻6। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 2 3, ये ऑप्शन सी करेक्ट है, आसान सा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो आपको चलें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करके बात को एक्सप्लेन भी कर देते हैं। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स पे वाई 0। अब देखें जब आपने यहाँ पे आना है तो जाहिर है आपके पास एक्स 0 होगा। कोई भी नंबर ज़हन में रख लें ना, कोई भी आर्डर फर्ज करते हैं हमने 0 2 प्लाट करना है, तो एक्स क्योंकि 0 है तो हमें ओरिजिन पे रुकना पड़ेगा, राइट लेफ्ट तो हम हो नहीं सकते। और वाई फर्ज करते हैं हमारा 2 है तो फिर 2 पॉइंट्स हमें ऊपर जाना पड़ेगा 0 2। अब यहाँ से आप जहन में रख लें कि वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा। व्हाट इज़ द एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट हम इसी को बोलते हैं 0 को, A0। एट वट पॉइंट विल द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कट्स वाई एक्सिस। ये भी सेम क्वेश्चन है, वाई एक्सिस पे अगर कट कर रहा है तो ज़ाहिर है वहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, इसको 0 कर देना तो y की वैल्यू क्या आई -1। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा x 0 और y 1, 0 -1। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है इफ़ y इज इक्वल टू 2x -1 व्हाट इज़ f इनवर्स ऑफ x। इसका आसान तरीन तरीका ये आप x की वैल्यू फाइंड कर लें। ये देखिए -1 है, दूसरी साइड पे जाके +1 बनेगा। मैं आपको डिटेल में बात बता देता हूँ। y +1 इज़ इक्वल टू 2x आया, x हमने अकेला करना है, उसकी वैल्यू जो फाइंड करनी 2 मल्टीप्लाई और उधर आगे डिवाइड होगा तो y +1/2 इज़ इक्वल टू x। ये अब लेफ्ट साइड जो है ना ये इन्वर्स ही है, सिर्फ y की जगह x लिखना है, x +1/2 या 1 + x/2। अच्छा बल्कि इसको और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर इन्वर्स वाला पेपर में क्वेश्चन आ जाता ना तो आपने उसको कैसे करना है। x को हम कहते हैं f इन्वर्स y। क्यों कहते हैं जी, क्योंकि y होता है ना y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो x होता है f इन्वर्स y। f इन्वर्स y इज इक्वल टू ये y +1/2। ये आंसर ये, बस हम क्या करेंगे वेरिएबल रिप्लेस कर देंगे, y की जगह x लिख देंगे, रिप्लेसिंग वेरिएबल लिख लें या रिप्लेसिंग y/x लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। f इनवर्स x इज इक्वल टू x +1/2 या 1 + x/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x व्हाट इज f स्क्वायर x। और से देखनी है अब आपने बात। f स्क्वायर x का मतलब f स्क्वायर को f स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन चल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं कंपोजिशन है। अब f स्क्वायर भी सिर्फ लिखा जा सकता है पेपर में, इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ f ऑफ x, पढ़ना भी ऐसे ही, ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x। तो पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, छोटी क्लास में आप पढ़ते हैं ना। ये f ऑफ x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। f ऑफ x की वैल्यू क्या है 1/2x। अब देखिए मैं ब्रैकेट में पुट करने लगूँ 1/2x। अब आप क्या याद रखेंगे, ये 2f बन गए, एक ये नीचे से वैल्यू उठाएंगे, ऊपर क्वेश्चन में x की जगह पे पुट कर देंगे। पुट करते हैं 1/2, ये पहले वाला 1/2 हो गया। अब देखिए मैं x की जगह पे ये वैल्यू पुट करने लगूँ, ये वाली वैल्यू हाफ x दोबारा आ गया, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 हो गया, 1/4x। ऑप्शन बी 1/4x स्क्वायर नहीं करना, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इफ y इज इक्वल टू x ओवर x -2 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन विल बिकम अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड होने की जरूरत है डिनोमिनेटर 0, यानी कि जो x -2 है ना इसकी जगह 0 लिखा हुआ है, तो वो कैसे आ सकता है। x की जगह देखिए ना अगर मैं 2 लिख दूँ तो 2 - 2 क्या होता है 0, तो पता चल गया ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ये वाला 2। अच्छा अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करें, आप सिर्फ इसको ना डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लें, इस तरह भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम उस फंक्शन को बोलते हैं जिसमें पावर में वेरिएबल आ जाए, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है ना वो पावर का दूसरा नाम है, पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो अगर एक्सपोनेंट में यानी कि पावर में आ जाए वेरिएबल, वेरिएबल क्या जी एक्स वाई जी। अब देखें इसमें भी है, इसमें भी है, ऑप्शन सी में भी आया हुआ है, तो तीनों जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्ट नंबर 10 इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2/3x² -5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -3। सिर्फ x की जगह -3 पुट करें, क्वेश्चन सॉल्व। f ऑफ -3 इज इक्वल टू
2/3 इंटू स्क्वायर ऑफ -3 -5 सॉल्व करते हैं। 2/3 इंटू -3 का स्क्वायर +9 हो गया, -5 3 3 9 3 2 6 6 -5 विच इज़ इक्वल टू 1। हैंस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स इन प्लेन। Which of the following is a scalar quantity? Speed is the scalar quantity. Option B is correct. Velocity भी वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। ये आपने याद भी रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी आपको बताया था वेलोसिटी वेक्टर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। स्पीड भी स्केलर, डिस्टेंस भी स्केलर, वर्क भी स्केलर। वर्क का फार्मूला होता है F.D, जिसमें डॉट आता है ना वो स्केलर होता है। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन ए बी वेक्टर इज, ए बी वेक्टर होगा B माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अगर B ए होता ना फिर आप A माइनस B करते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का सिंबल है जिसमें ऊपर एरो होता है, नीचे एरो हो तब भी वेक्टर का सिंबल है, बोल्ड हुआ हो तब भी वेक्टर का सिंबल है। और अगर ये जो आगे पीछे दो लाइनें लगी हुई ना, एब्सोल्यूट वैल्यू आप कह लें, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है, वेक्टर का नहीं। ये जो बाकी तीनों हैं इनमें भी अगर आप यही लाइनें दे दें ना तो ये वेक्टर नहीं रहेंगे बल्कि ये भी मैग्नीट्यूड्स बन जाएंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती। नेक्स्ट इफ ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू -6, 7 देन नेगेटिव ऑफ वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू, तो आपने क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करने, नेगेटिव हो जाएगा। ये -6, 7 लिखा हुआ पता क्या है, ये आई जे की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ये -6i + 7j, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो देखें जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना। -6i क्या बन जाएगा, +6i, और +7j क्या बन जाएगा, -7j। तो चाहे आप इसको आई जे की फॉर्म में लिखें या इस तरह आप इसको ब्रैकेट से शो कर लें, 6 - 7 आपकी मर्ज़ी। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ़ u इज़ इक्वल टू -5i + 12j, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इज़ इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² √, x इसमें -5 है और y इसमें 12 है। आप इनका स्क्वायर कंसिडर करेंगे, उनको ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, दैट्स इट। और मैग्नीट्यूड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, याद रखना है आपने। और बेशक ये -5 है लेकिन देखें जब स्क्वायर देंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो लेंथ विल नेवर बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड लेंथ को ही हम बोल रहे होते हैं, लेंथ, मैग्नीट्यूड, नॉर्म, एब्सोल्यूट वैल्यू सारे एक ही चीज़ के नाम है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 5 का 25 आया, 12 का 44, तो ये बन गया 169, 5 and 4 9, 4 and 2 6, 1 का 1, तो 169 का रूट क्या होता है, 13। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है गिवन दैट u इज एनी वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मैग्नीट्यूड वाली बातें अब आपने जहन में रखनी है, इस क्वेश्चन में चलेंगी वो। ये देखें u का मैग्नीट्यूड है, ये नेगेटिव u का मैग्नीट्यूड है, दोनों सेम आएंगे। ये देखें जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया ना, आप इसको जहन में रखें, इसका नेगेटिव कंसिडर करें ज़रा। -5 है +5 हो जाएगा, 12 है प्लस का, वो माइनस का हो जाएगा, तो फ़र्क तो पड़ना नहीं है ना क्योंकि स्क्वायर है, तो उसने माइनस को प्लस कर देना होता है। तो ये ऑप्शन ए इसका इसलिए करेक्ट है क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लें दोनों का आंसर 13 ही आता है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन बी में क्यों करेक्ट नहीं है, मैग्नीट्यूड के बाद माइनस उसने लिखा हुआ है, तो -13 + 13 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। और से बात आपने समझ लेनी है दोनों में। नेक्स्ट क्या है, उन दोनों को ऐड कर रहा है, तो दोनों का आंसर तो 13 ही आना है ना, चाहे नेगेटिव u का मैग्नीट्यूड है या प्लस u का, तो 13 और 13 तो 26 बनता है, 0 तो बनता नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर u का मैग्नीट्यूड आ रहा है 0, तो ये सिर्फ नल वेक्टर के केस में होता है, नल वेक्टर की डेफिनेशन ही समझ लें आप, तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर u इज इक्वल टू 6i
प्लस 10j माइनस 2j इज़, तो हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले तो आप इस वेक्टर को सेट करें ना, यूनिट वेक्टर तो बाद की बात है। सेट का मतलब क्या है जी, देखें जे आपको 2 दफ़ा नज़र आ रहा है ना, उसको सेट कर लें। 6i क्योंकि आई एक ही दफ़ा था, जे क्या है 10j माइनस 2j, तो 10 माइनस 2 क्या आता है 8। क्वेश्चन ये है कि यू वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है 6i प्लस 8j। अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, गौर से देखें बात। किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर हमने फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई हो रही है, जब दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड। तो वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड ये होता है यूनिट वेक्टर। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे यूनिट वेक्टर फाइंड। मैग्नीट्यूड का भी आपको ये बताया था कैसे फाइंड करनी है, उसी तरह फाइंड करके पुट कर दें। चलें करते हैं इसको फाइंड। देखें 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और आगे क्या है जी 8 है। 8 का स्क्वायर क्या आता है 64, तो 36 प्लस 64। यहाँ पे आपने इसको छोड़ना नहीं है, स्क्वायर रूट भी है, ये भी ज़हन में रखना है। तो 36 और 64 ये बन गया 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है 10। अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला हमने समझ ली जो बनाया था ना, इसमें हम सिर्फ 10 पुट करेंगे। पहले वेक्टर ए लिखते हैं 6i प्लस 8j डिवाइडेड बाई 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर, डिवाइड करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉमन लेके भी आपकी मर्ज़ी। तो 6/10 आई हो गया प्लस 8/10 जे हो गया। तो जो कटिंग पॉसिबल है करते हैं, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, 3/5 आई आया, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, 4/5 जे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Part number 9, if A is equal to lambda B and vector A is equal to 12i minus 8j, B is equal to minus 2i plus 3j, then lambda is equal to, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये भी आपने ज़हन रखनी, जब A is equal to lambda B दिया हुआ था ना, इसका मतलब होता है दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी। लैम्डा पॉजिटिव है तो पैरेलल हैं, लैम्डा नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल हैं। तो अब इसका तरीकाकार क्या होता है, आसान सा तरीका, आपने सिर्फ कॉमन ढूंढना है, क्वेश्चन आपका ख़त्म है। कॉमन ढूंढ लें या एक वेक्टर को किस से मल्टीप्लाई कराएं तो दूसरा बनता है, तब भी ठीक है। जैसे देखिए मुझे नज़र आ रहा है -2 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कराऊँ ना, बल्कि -6 से अगर मल्टीप्लाई कराऊँ तो +12 बन जाता है। दूसरा भी साथ देखना, सिर्फ एक नहीं, ये -12 बन रहा है ना। दूसरा भी देखें कि -6 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो -18 भी बन रहा है। मुझे यहाँ से डायरेक्टली नज़र आ गया कि लैम्डा का जो आंसर है वो -6 आ रहा, ऑप्शन डी करेक्ट है। एक तरीका आपको ये बता दिया, दूसरा तरीका करके कॉमन ढूंढ लें और दूसरा बना लें। मसलन अब इसमें अगर मैं -6 कॉमन कंसिडर करूँ तो मेरे पास क्या आएगा -2i, क्योंकि ज़रा माइनस कॉमन कंसिडर कर रहे हैं तो साइन भी तो चेंज करेंगे, -2i, और आगे भी साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। 6 3 ज़ार 18, 3j। अब देखें -2i प्लस 3j भी हमारे पास आ गया ना, हमें पता चल के लैम्डा जो है वो -6, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जो मर्जी आप जेन में रख लें। नेक्स्ट टाइप u इज़ इक्वल टू -5x, 8 एंड v इज़ इक्वल टू 10, 4y आर इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम। आसान लफ्ज़ों में समझ लें, आई वाला आई वाले के इक्वल, जे वाला जे वाले के इक्वल। तो हम उन कंपोनेंट्स को इक्वल करके अपनी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। मतलब -5x को 10 के इक्वल करेंगे, 8 को 4y के इक्वल करेंगे। -5x को जब 10 के इक्वल करेंगे तो देखिए -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 10/-5 यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। 10/-5 जब करेंगे तो -2 निकल आएगा ना। इसी तरह y वाले को भी चेक करते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 2 ज़ार 8, तो 8/4 इज़ इक्वल टू y, यानी कि y2। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2। देखें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11, इफ़ p वेक्टर इज़ इक्वल टू 5, -6, q इज़ इक्वल टू 2, 6, देन वेक्टर p -2 टाइम्स वेक्टर q। आसान सा क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करें, क्वेश्चन ख़त्म। p क्या है जी 5 -6, आगे फिर माइनस लिखा हुआ तो हम भी माइनस लिखते हैं, फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ q को हम भी करते हैं, 2 2 ज़र 4
एंड 6 2 ज़ार 12 हो गया। 6 2 ज़ार 12 करने के बाद अब आपने क्या करना है, माइनस एक्स में से एक्स वाला वाई में से वाई, 5 - 4 1 आ गया, -6 - 12 -18 बन गया, तो 1 - 18 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है इफ़ u इज़ इक्वल टू 5i + 10j, v इज़ इक्वल टू 4j, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ u - v। ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, ठीक है। तो पहले u - v निकालते हैं ना, 5i ये तो चलिए उसी तरह आ जाएगा, 10j में से 4j माइनस करेंगे, या 10 में से 4 आप कह लें आसानी के लिए, तो 6j आ जाएगा। तो u - v वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, 5i + 6j। ये वेक्टर आया अभी, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड वही तरीका दोबारा, x² + y² अंडर द रूट, वेक्टर फाइंड करें, x² y² अंडर रूट करें, कहानी खत्म। 5 का 25, 6 का 36, 6 and 5 11, 3 into 5 and 1 6, तो 61 अंडर द रूट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स रिप्रेजेंट अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम उस वेक्टर को बोलते हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता है, राइट, जहन में रखना है आपने। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन, ओ लिख लिया, इस पॉइंट को हम पी पॉइंट कह देते हैं, ओ से पी की तरफ, ये पोजीशन वेक्टर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, पी से ओ की तरफ नहीं करना, पी ओ नहीं करना। अच्छा, ये जो -OP लिखा हुआ ना, इसको जब आप प्लस करेंगे ना, ये भी PO बन जाता है, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों है एक ही हैं, ठीक है। ये नहीं करेक्ट करने हैं आपने, पी की हो तो चले बात ही हो रहा है ना, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इफ AB इज इक्वल टू 2/3 ऑफ DC, तो ये ट्रापीजियम में ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी जो है ना उनमें 1 वाली रेशियो बन रही होती है, इसलिए वो ठीक नहीं है। चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ trigonometry in right triangle ABC, small a 2 centimeter, small c 4 centimeter, what is angle alpha। right triangle दी गई है, c के सामने स्मॉल c, अल्फ़ा वही a वाला बन जाता है, बीटा b पे बन जाएगा, कैपिटल A के सामने स्मॉल a, कैपिटल B के सामने स्मॉल b, कैपिटल C के सामने स्मॉल c। अब स्मॉल a हमने 2 लिख लिया, स्मॉल सी हमने 4 लिख लिया। अब देखें अल्फ़ा के हिसाब से स्मॉल ए परपेंडिकुलर बन रहा है और स्मॉल सी हाइपोटेन्यूस बन रहा है। अब आप देखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, इसमें रेशियो कौन सी बनती है, वो होती है साइन। ये देखें, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस 2/4, 2/4 1/2, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट part, if in a triangle small a 10, small b 15, alpha 32 degree, then find angle beta। अब ये ट्राइंगल हमें राइट नहीं दी गई, देख लें इन अ ट्राइंगल लिखा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो ये ट्राइंगल है ओब्लीक, यानी कि जो राइट नहीं है उसको हम ओब्लीक कहते हैं। तो जो फार्मूले राइट के अब ओब्लीक पे अप्लाई नहीं होंगे, ओब्लीक के अपने फार्मूले हैं। हाँ, ओब्लीक वाले राइट पे अप्लाई हो जाते हैं, वो बेशक आप करें, कोई मसला नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल हमने फाइंड करना है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो ना 2 साइड्स और 2 एंगल वाली, तो आप ये लॉ ऑफ साइंस यूज़ करते हैं, A ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा। देखें A और अल्फ़ा भी पुट हो जाएगा, स्मॉल b भी पुट हो जाएगा, बीटा हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि इक्वेशन में 4 चीज़ें हैं ना टोटल, A अल्फ़ा B बीटा। तो जब 3 हमें पता होंगी हम उनको पुट करेंगे, चौथी फाइंड हो जाएगी। पुट करके सॉल्व करते हैं, स्मॉल a 10 है, पुट हो गया, अल्फ़ा 32 डिग्रीज दिया हुआ है तो साइन 32 लिखा गया, स्मॉल b 15 है, 15 लिख लिया, बीटा हमने फाइंड करना है तो बीटा को बीटा ही लिखा रहने देंगे। अब साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी भी हम सेटिंग कर लेते हैं। साइन 32 डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे आएगा 0.795, साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इन्वर्स बनता है, तो कैलकुलेटर पे लिखें साइन इन्वर्स 0.795, वो आता है 52.7 डिग्रीज, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड ए इज़, अब याद रखना आपने ट्राइंगल कौन सी है, इक्विलेटरल, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एरिया फाइंड करने का हमारा फार्मूला है
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अंडर द रूट। किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला, डेल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एस इसमें क्या, सिर्फ आपने ये देखना है। एस ये चीज़ है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को आप ऐड करें तो आपके पास जो चीज़ आती है उसको हम 2s बोलते हैं, एस नहीं 2s। अगर ट्राइंगल की साइड्स है ना ए बी सी तीनों, तो हम a प्लस बी प्लस सी जब करेंगे ना तो हमारे पास 2s आ जाएगा। ये मैं आपको करके बताता हूँ, बल्कि सॉल्व मैंने आप इसको किया हुआ आपके लिए टाइम बचाने के लिए। आप सिर्फ देखते जाएं हमने किया क्या। ये देखें 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं, ट्राइंगल का पेरीमीटर 2s कहलाता है। a प्लस बी प्लस सी भी कह सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम बी सी की जगह भी a लिख देंगे। इस b की जगह a आ गया, c की जगह भी a आ गया, तो a प्लस a बन गया 3a। 2s इज इक्वल टू 3a, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो s हमारे पास क्या आ गया 3a डिवाइडेड बाई 2। मेन काम समझ लें हमारा हो चुका है। अब सिर्फ हमने अपने फार्मूले में डेल वाले में वैल्यूज़ पुट करनी है। थोड़ा और आसान बनाते हैं आपके लिए। देखें क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो बी सी की जगह भी आप a लिख लें। ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए। तो जब 3 दफ़ा s माइनस ए आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे। हम लिख लेंगे s माइनस ए होल क्यूब। चलें लिखते हैं इसको, s इंटू एस माइनस ए होल क्यूब देन इट्स स्क्वायर रूट। ये फार्मूला सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, डायरेक्ट भी आप बेशक याद कर लें, कोई मसला नहीं है। बस अगर वो एमसीक्यूज़ में पूछता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला, आप ये भी लिख सकते हैं उसमें। ये हमने फार्मूला लिखे, उसमें s की वैल्यू पुट कर दी 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए। सॉल्व करते हैं, 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 आगे जब हमने एलसीएम कंसिडर किया, 3a में से 2a गया, a रह गया, a/2 और उसकी पावर आई 3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखें बेस सेम है, जहाँ वहाँ पावर ऐड करते जाएं। a की पावर 1 है, यहाँ पे साथ a की पावर 3 है, 3 + 1 4। डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही है ना, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 हो जाएगी। हमारे पास आएगा 3a⁴ डिवाइडेड बाई 2⁴ और उसका स्क्वायर रूट। 3 का अंडर रूट लैदा हो गया, a की पावर 4 है, जब उसका अंडर रूट लेंगे a की पावर 2 रह जाएगी। इस 2 की पावर 4 है, उसका भी जब हम स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे तो 2 की पावर 2 रह जाएगी, यानी कि 4 रह जाएगा। तो हमारे पास आए √3a²/4। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ a and b are length sides of an isosceles triangle, then find s। isosceles वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। इसलिए देखें ना क्वेश्चन में उसने 2 दफ़ा ये लिख दी है ना, आपके लिए थोड़ी आसानी हो गई है। तो हम 2s वाला फार्मूला हमें पता है, अभी हमने प्रीवियस MCQ में इसको अप्लाई किया, इसको भी कर देते हैं। 2s क्या आता है जी, a प्लस बी प्लस सी। हम अपनी तीनों साइड्स लिख लेंगे, a प्लस बी जो हमें गिवन थी, a और a 2a बन गया, 2a प्लस बी आ गया राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जो 2 है 2s वाला, वो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो जब डिवाइड करेंगे 2a डिवाइडेड बाई 2 2 रह गया, b/2 वो b/2 ही रहेगा। तो आंसर क्या आया, a प्लस b/2। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद स्मॉल a 20, स्मॉल b 30, गैमा 90 डिग्री। अब क्योंकि गैमा 90 है तो राइट एंगल वाला भी फार्मूला हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि ओब्लीक चला रहे हैं तो ओब्लीक ही चलाते हैं, क्योंकि ओब्लीक वाले फार्मूले राइट पे भी अप्लाई हो जाते हैं, राइट वाले ओब्लीक पे नहीं होंगे। बहरहाल इसका फार्मूला क्या है एरिया फाइंड करने का, डेल इज इक्वल टू हाफ BC साइन गैमा। ये उस वक्त यूज़ होता है जब दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ। अब देखिए 2 साइड्स है ना, AB इंक्लूडेड एंगल गैमा है, वो भी गिवन है, तो यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एंगल अल्फ़ा होता ना, फिर यहाँ पे क्या होता, फिर BC होता। अगर यहाँ बीटा होता फिर क्या होता, फिर यहाँ AC होता, यानी कि 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। अब तीनों की वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं। स्मॉल a 20 है, स्मॉल b 30, साइन 90 91, साइन 91 होता है, तो 300 हमारा ऑप्शन C करेक्ट है। डायग्राम बनी हुई है वो भी देख लें। नेक्स्ट MCQ है, फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल
आर रेशो R1 रेशो कैपिटल R इज इक्वल टू R1 और कैपिटल R इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। कैपिटल R किसके इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए, R1 और R इन दोनों का क्या फार्मूला है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल R सर्कम रेडियस कहलाता है, इसका फार्मूला होता है ABC/4 डेल। स्मॉल r वो होता है डेल ओवर S और R1 वो होता है डेल ओवर S माइनस A। ये फार्मूले भी MCQs में आ सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल देखें आपको तीनों में नज़र आ रही है, यानी कि अगर डेल की वैल्यू फाइंड हो जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये भी आपने बात याद रखनी है। बहरहाल पहले डेल का फार्मूला देखें, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C अंडर द रूट। और ट्राइंगल ये कौन सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का डेल आपने पहले फाइंड किया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में। इस क्वेश्चन में हमने डेल फाइंड किया था, ठीक है। सारी डिटेल जब मैंने आपको बताई थी, ये डेल था आपका √3a²/4। तो अब टाइम बचाने के लिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा फाइंड नहीं करूँगा, आप उस MCQ को दोबारा एक दफ़ा देख लें। डेल के आपके पास √3a²/4। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ट्राइंगल क्योंकि इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी कि A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C। तो कैपिटल R हमारे पास क्या आ जाएगा, A इंटू A B C की जगह भी हमने A पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 4, डेल की वैल्यू पुट करते हैं √3a²/4। इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लें, 4 से 4 कैंसिल, A² है, ऊपर वाले 2a भी कैंसिल। तो कैपिटल R हमारे पास क्या आ गया, A/√3। अभी आपने याद रखना है, हाईलाइट कर लें इसको। इसी तरह अब हम स्मॉल r और स्मॉल r1 इनकी वैल्यूज़ भी फाइंड करते हैं। स्मॉल r होता है क्योंकि डेल ओवर S, डेल हमने फाइंड किया हुआ है, √3a²/4 पुट कर दिया। S भी हमने फाइंड किया हुआ था उसी MCQ नंबर 3 में। ये देखें, ये आपने S फाइंड किया था ना, 3a/2। MCQ नंबर 3 आपने अच्छा प्रिपेयर करना है, आपके सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो S की हम वैल्यू ये पुट कर देते हैं 3a/2। इसकी भी हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, √3a² डिवाइडेड बाई 4 इंटू, तो डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में आएगा तो चेंज 2/3 बन जाएगा, 2 2s are 4, एक a भी एक a से कैंसल, हमारे पास आ गया √3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 3 है ना, इसको भी आप 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख लें। इस 3 को, किसी भी नंबर को आप लिख सकते हैं 2 दफ़ा अंडर रूट में। 3 को लिख लिया √3 इंटू √3। फ़ायदा क्या हुआ, एक √3 से कैंसल, तो हमारे पास स्मॉल r क्या आ जाएगा, A/2√3। स्मॉल r की वैल्यू को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह अब एक ही चीज़ रह गई है, वो है R1। कैपिटल R भी हो गया है, स्मॉल r भी हो गया। कैपिटल R क्या आया, A/√3, ये भी हाईलाइट हो गया जी। R स्मॉल भी आ चुका। अब R1 की तरफ चलते हैं। और R1 का आपका फार्मूला क्या था, R1 था डेल ओवर S माइनस A। डेल आपका क्या था जी, √3a²/4, √3a²/4। S आपके पास क्या है, ये 3a/2, तो 3a/2 माइनस A, 3a/2 माइनस A, तो √3a²/4 डिवाइडेड 2 LCM, 3a माइनस 2a, तो ये क्या बन जाएगा, √3a²/4 ओवर 3a माइनस 2a, a/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, √3a²/4 इंटू, ये जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो a/2 क्या हो जाएगा, 2ba, राइट। एक a कैंसिल हो गया, 2 2s are 4।
तो नेट रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, √3/2 इंटू ए, यानी कि R1 क्या आ गया √3a/2। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्वेश्चन ख़त्म। R/R1 रेशो कैपिटल R वैल्यूज़ पुट करते हैं। स्मॉल r क्या था a/2 √3, R1 क्या था √3a/2, कैपिटल R क्या था a/√3। तो ये क्योंकि रेशियो है, इसमें जो भी कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखें इसमें a कॉमन आपको नज़र आ रहा है ना, a कैंसिल हो गया, 1/2 √3, √3/2 1/√3। और इजी बनाते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कराएं, √3 से भी जान छुड़ाएं, क्योंकि रेशियो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कोई मसला नहीं। तो जब हम 1/2 √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 कैंसिल, 1/2 रह गया। इसमें √3 मल्टीप्लाई होकर √3 का स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर √ कैंसिल, यानी कि 3 बच जाएगा आपके पास, 3/2। इसमें क्या होगा, √3 कैंसिल, 1 आ जाएगा। आप क्या 2 से भी मल्टीप्लाई कराएं और आसान बनाएं, ये 2 कैंसिल, 1 आया। नेक्स्ट में भी ये 2 कैंसिल, 3 बच गया। नेक्स्ट में क्या है, 2 1 = 2, तो हमारा आंसर क्या आया, 1:3:2। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल फॉर साइड्स 6, 8, 10 इज। सर्कम सर्कल होता क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं अगर आप उनको बाइसेक्ट करें, मसलन जैसे ये आपको एक नीचे वाली साइड नज़र आ रही है, अगर आप इसको बाइसेक्ट करें, ये आपको मिड पॉइंट मिलता है ना बाइसेक्ट करने से, तो तीनों साइड्स के बाइसेक्ट करने से जो सर्कल ड्रा होता है, इन तीनों वर्सेस को जो टच करके जा रहा होता है, उस सर्कल को हम सर्कम सर्कल बोलते हैं और उसके रेडियस को सर्कम रेडियस बोलते हैं। अच्छा चलें कंप्लीट पास सुन लें। फ़र्ज़ करते हैं हमने ये एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया एक साइड का, इसी तरह ये दूसरी साइड का राइट बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट है उसका, इसी तरह तीसरी साइड का भी हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। तो ये एक पॉइंट मिलता है जिससे तीनों राइट बाइसेक्टर गुजर रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इसको बोलते हैं। ये सेंटर है इस सर्कल का, और रेडियस जो होगा इस सर्कल का ये वाला, ये भी ड्रा हो सकता है, ये भी काफ़ी सारे हो सकते हैं ना, तो उस रेडियस को हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। कैपिटल R वो है जो आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं। कैपिटल R का फार्मूला क्या था, ABC/4 डेल। अब ABC तो हमें गिवन है, ठीक है, 6, 8 और 10 ये में दिया हुआ है, हमने सिर्फ डेल फाइंड करना है। डेल आप तीसरी दफ़ा समझ फाइंड करने लगे। डेल का फार्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए, S × S - A × S - B × S - C अंडर द रूट। और डेल फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका S फाइंड करना। 2S भी हमें पता है, ट्राइंगल के पेरीमीटर को बोलते हैं A + B + C। A 6 है, B 8 है, C 10 है। तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, 6 + 8 + 10, 10 and 8 18 and 6 24 आ गया। 2S 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। S हमारे पास 12 आ गया। वैल्यूज़ पुट करनी है जस्ट, S की जगह 12 पुट कर लिया, फिर 12 - 6, 12 - 8, 12 - 10, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12 × 12 - 6 6 आया, 12 - 8 4 आया, 12 - 10 2 आ गया। इसको थोड़ा सेट करते हैं, 12 × 6 4 = 24, 24 2 = 48 हो गया। 48 × 2 ये आता है जी 576, और 576 का रूट होता है 24। सारी वैल्यूज़ पता चल गई हैं, अपने फार्मूले में पुट करते हैं। कैपिटल R = 6 × 8 × 10 डिवाइडेड बाई 4 × 24। सिंप्लीफाई करवाते हैं, 4 2 = 8, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 6 2 = 12, 2 5 = 10, 5। ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ A = 5, B = 10, C = 20 आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, देन एंगल अल्फा इज।
तो इसमें क्योंकि नॉट पॉसिबल वाला ऑप्शन भी दिया हुआ और वहीं ट्रू है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ट्राइंगल की कोई दो साइड्स को आप ऐड करें तो तीसरी से ग्रेटर आंसर आना चाहिए। अब देखिए इसमें 5 और 10 को आप ऐड करें 15 आ रहा है ना, लेकिन दूसरी साइड पे देखें 20 आ गया है। 15 तो 20 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नॉट पॉसिबल ट्राइंगल बनेगी ही नहीं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कैपिटल आर इज इक्वल टू। कब से हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं सर्कम सर्कल को, तो इसके कुछ फार्मूले और भी हैं। ये इसका बड़ा फेमस फार्मूला है, कैपिटल आर इज इक्वल टू A/2 साइन अल्फा, B/2 साइन बीटा, C/2 साइन गामा। आपके क्वेश्चन में ये चल रहा है कैपिटल आर इज इक्वल टू C/2 साइन गामा, लेकिन इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट है। साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, तो वो लिखेंगे हम C/2 कोसिकेंट गैमा, C/2 कोसिकेंट गैमा। आपके क्वेश्चन में जो है ना वो γ/2 वो दे रहा है, तो एक्चुअली इसका γ/2 नहीं है इसका आंसर बनता है, इसका आंसर बनता है गैमा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, तब करेक्ट है जब ये C/2 कोसिकेंट गैमा लिखा गया होगा तब। नेक्स्ट है इफ इन अ ट्राइंगल ABC स्मॉल a इज इक्वल टू स्मॉल b इज इक्वल टू स्मॉल c, देन टेंजेंट α/2 इज इक्वल टू। टेंजेंट α/2 का फॉर्मूला है अंडर द रूट s माइनस b इंटू एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस a। अब देखें ना ABC क्योंकि इक्वल हैं, तो आप क्या करें, आप किसी एक सारे को a मसें इसको भी a लिख लें, इसको भी a लिख लें। ये देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा s माइनस a ओवर s अंडर द रूट s माइनस a ओवर s, ये आ गया। अगर आप इन सब की जगह b लिखते हैं तो देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, s माइनस b ओवर s ये बच जाएगा। c लिखें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा। यानी कि तीनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। लेकिन ये उस सूरत में है कि जब आप ये जो ABC उसने दिए हुए हैं ना ये s हो तो तब, और सॉल्व करके अगर आप चेक करें ना इसका आंसर आएगा 1/√3। पार्ट नंबर 11, शेडो ऑफ अ मैन 5.6 feet tall is making an angle of elevation of 45 degree with the sun. What is the length of shadow? तो इस क्वेश्चन में एक टिप जहन में रख लें, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और एक एंगल 45 डिग्री का है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं, यानी कि इसमें बंदा जितना टॉल है उतना ही उसका शेडो होगा। 5.6 फीट ही शेडो है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कैपिटल आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैपिटल आर का फार्मूला पहले मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से आप साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लें। कैपिटल आर है हमारे पास A/2 साइन अल्फा, कैपिटल आर इज इक्वल टू A/2 साइन अल्फा। हमने साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे ले जाएं, साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा स्मॉल A/2 कैपिटल आर। तो इसी तरह साइन बीटा क्या आ जाएगा स्मॉल B/2 कैपिटल आर। साइन गैमा क्या आ जाएगा स्मॉल C/2 कैपिटल आर। तो साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गैमा, इन तीनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं, A/2R, B/2R, C/2R। अभी जो बाहर वाले कैपिटल आर से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर सारे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा A/2 प्लस B/2 प्लस C/2, बल्कि 1/2 भी कॉमन है, वो भी कॉमन कंसिडर करें तो क्या बचेगा A प्लस B प्लस C, और हमें पता है A प्लस B प्लस C 2S होता है, 2 से 2 कैंसिल, S बच गया। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चैप्टर नंबर 9, one and only one circle can pass through dash non-collinear points. 3 non-collinear points. Option B is correct. Non-collinear points. Non-collinear points उन points को बोलते हैं जो A की लाइन पे लाई नहीं कर रहे थे। ये कोलिनियर है जो भी मैंने बनाया है, ऊपर वाला नॉन कोलिनियर है। ये एक्चुअली ना आपका जो फर्स्ट थ्योरम है ये उसकी स्टेटमेंट है। One and only one circle can pass through 3 non-collinear points. Second part, dash number of circles can pass through a point. Infinite number of circles can pass through a point. Option D is correct. अभी देखें एक पॉइंट है तो जितने मर्जी सर्कल आप इस पॉइंट में से ड्रा करते रहें, इन्फिनिट सर्कल्स ड्रा हो जाएंगे। थर्ड पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस पे बाकी हम सीक्यूज करेंगे। डायमीटर ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड is dash to the chord perpendicular to the chord.
अब इस एमसीक्यू को आप गौर से देख लें, इसी की बेस पे मैं आपको बाकी करा दूंगा। ये एक सर्कल है और ये उसका डायमीटर है, ये उसका सेंटर है। स्टेटमेंट गौर से देख लें, डायमीटर ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, डायमीटर ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये कॉर्ड अभी हमने ड्रा की, ये डायमीटर, ये कॉर्ड है। अब फ़र्ज़ करते हैं ये जो कॉर्ड है ना, ये 8 सेंटीमीटर फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है। तो जो डायमीटर है वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 4 कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, और ये परपेंडिकुलर भी है। ये दोनों बातें ट्रू होती हैं कि अगर परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट करेगा, और अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। फिर सुन लें, डायमीटर अगर कार्ड पे परपेंडिकुलर है तो वो उस कार्ड को बाइसेक्ट करता है। इसी तरह डायमीटर अगर किसी कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो उस कार्ड पे परपेंडिकुलर भी होगा। दैट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ पार्ट, इन द फिगर ओ सी 3 सेंटीमीटर, ये ओ सी है 3 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर्स, ए बी कॉर्ड है आपकी, ठीक है। ये जो भी बात मैंने आपको बताई थी उसके हिसाब से कॉर्ड बाइसेक्ट भी होगी। देखें ना, ये वहीं ऑलमोस्ट डायमीटर वाली कहानी चल रही है। तो अगर ये बाइसेक्ट होगी तो 4 हो जाएगी। आपने ये रेडियस बताना है। ये देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रही है। ओ सी 3 है, ये 8 थी लेकिन बाइसेक्ट होगी तो ये हमारे पास पी सी कितना आया 4, ओ सी 3 बी सी 4। डायग्राम को देखेंगे ना तो आपको बात क्लियर हो जाएगी, बल्कि जो आपकी वही प्रीवियस डायग्राम है उससे मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखें, आपने सिर्फ ये फाइंड करना है, ये 3, ये 3 और ये 4। तो राइट एंगल ट्राइंगल मान रही है, हाइपोटेन्यूस है ये, एक्चुअली हाइपोटेन्यूस आपने फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर देन अंडर द रूट। उसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 16 और 9 25 आया, 25 का स्क्वायर रूट क्या था 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, diameter of circle perpendicular to the chord bisects the chord। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये वहीं आपकी डायग्राम दोबारा आ गई है। देखें, ये डायमीटर हो गया, ये आपकी कॉर्ड हो गई जिसको उसने बाइसेक्ट करना होता था। ये कन्वर्स है आपके पिछले एमसीक्यूज़ का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पार्ट नंबर 6, 2 chords which are equidistant from dash are congruent। तो सेंटर होता है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्सप्लेन भी करता हूँ। 2 chords which are equidistant from the center are congruent। 2 chords which are equidistant, equidistant का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे। देखें, ये 2 कार्ड्स आपको नज़र आ रही होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। ये सेंटर है ओ, यहाँ से एक ये वाला डिस्टेंस ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। नाम भी दे लें इसको, मैं ये कह देता हूँ ओ ए और ये ओ बी, ये डिस्टेंस है। ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी। अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड्स भी आपस में कन्ग्रुएंट होंगी। कोई नाम रख लें, सी डी, और इसको हम ई एफ चलें कह देते हैं। यानी कि इफ़ ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी देन सी डी इज़ कन्ग्रुएंट टू ई एफ। नेक्स्ट एमसीक्यू में भी ये ऐसा ही है। नेक्स्ट एमसीक्यू में कन्वर्स चल पड़ेगा। देखें, 2 chords which are equidistant from the center are congruent। अब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया ना। देखिए, वही चीज़ अब दोबारा आ गई। 2 chords, वो ऊपर वाली हमारी दोनों सी डी और ई एफ, अगर वो कन्ग्रुएंट हैं, सी डी और ई एफ अगर ये कन्ग्रुएंट है तो ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल होंगे। 2 chords which are equidistant from center congruent। Length of chord of circle of radius 5 cm is 8 cm। Diameter of chord from the center is, तो एक ही बात को मैं रिपीट करके चल रहा हूँ सारे MCQs के लिए। इसमें भी देखें वही है कि कॉर्ड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब अगर कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर, डायमीटर जब डिवाइड करेगा तो 4 हो जाएगी। आपको रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब देखें ना, वहीं राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये 8 थी, 4 रह गई, ये हमने फाइंड करनी है। तो वहीं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने।
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप समझ लें आपने परपेंडिकुलर एक किस्म का फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 करके उसका अंडर रूट कंसिडर करेंगे। 25 माइनस 16 हमारे पास 9 आता है और 9 का अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पार्ट नंबर 9, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इन द फिगर। अब ये सर्कल है हमारा और ये 5 सेंटीमीटर में गिवन है, ये 24 है, तो वो बाइसेक्ट हो जाएगा, 12 हो गया, 12 इधर 12 उधर, यानी कि ये वाली लेंथ हमें पता चल गई ना 12। तो हमने रेडियस फाइंड करना है, रेडियस हाइपोटेन्यूज है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, फिर अंडर रूट 10 144 प्लस 25 169 अंडर रूट, तो 13 आ गया। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पार्ट नंबर 10, इन द फिगर ए बी 4 सेंटीमीटर, ओ सी 3 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, गौर से देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ओ सी हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कॉर्ड डी ई पासेज थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, ये जो डी ई है ये ओ सी के मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ये जहाँ पे मैंने मार्कर रखा हुआ है। तो ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के, ये भी हमें गिवन है। टारगेट क्या है, डी ई की लेंथ हमने बतानी, कॉर्ड डी ई की लेंथ हम फाइंड करना चाहते हैं। तो प्रॉपरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक सर्कल ड्रा करते हैं, एक इसमें कॉर्ड बनाते हैं ए बी वाली, और ये एक और परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस पे। ए बी हमें कितना दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, साथ साथ पूरा क्वेश्चन चलाएंगे। ये ए बी है 4 सेंटीमीटर, तो जब बाइसेक्ट होगा 2 इधर और 2 इधर, बाइसेक्ट जो है 2 इक्वल पार्ट्स बन गए। और ओ सी कितना दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, ये 3। दो चीज़ें अब हमें पता चल गई हैं, ओ सी 3 सेंटीमीटर है और सी बी 2 सेंटीमीटर। हम पहले ये रेडियस फाइंड कर लेते हैं, बाकी बात बाद में देखते हैं, क्योंकि वो हम बार बार कर जो रहे हैं। ओ बी हमें पता है हाइपोटेन्यूज है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर द रूट। ओ बी आ गया अंडर रूट 13, ओ बी क्या आ गया अंडर रूट 13। अब एक बड़ा सर्कल ड्रा करते हैं, उसमें ये पहले वाली डायग्राम भी बनाऊंगा उसके अंदर ही, और जो एक्चुअल कॉर्ड जिसकी लेंथ बनानी है ना, फाइंड करनी है हमें, वो भी करते हैं। ये मैंने वहीं ए बी ड्रा कर ली, बी ए बोले, बी बोले, बात एक ही है। ये 4 थी और ये 2 था, ओ सी हमें दिए हुआ था 3। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या थी, मिड पॉइंट वाली, ठीक है। चले ओ बी बी मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 13। मिड पॉइंट से क्यू के न्यू वाली कॉर्ड पास हो रही थी, तो मिड पॉइंट का क्या मतलब है, इक्वल डिस्टेंस है दोनों, यानी कि एक 3/2 है, दूसरा भी 3/2 है। 3 का हाफ जो आपने करना है मिड पॉइंट है ना, 3/2, दूसरा भी 3/2। 1.5 भी लिख के आप चल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसको 3/2, इसको भी 3/2, 1.5 भी आप कह लें, चाहे कोई इशू नहीं है। अब ये वो हमारी न्यू वाली कॉर्ड है जो इसके मिड पॉइंट में से पास कर रही। अब देखें जो अंडर रूट 13 हमने फाइंड किया था ना, वो क्यों किया था वो भी बात बताता हूँ। 3/2 वाली पता चल गई, ये हम फाइंड करेंगे, वो अगली बात पे मैं आता हूँ, उसको मैं करता हूँ क्लियर। ये अंडर रूट 13 है, तो ये भी अंडर रूट 13 है, क्यों, दोनों रेडियस हैं, गौर से देखें, इसलिए वो फाइंड किया था। अब देखें एक ट्राइंगल में अगर 2 लेंथ हमें पता चल गई तो तीसरी फाइंड करना तो मसला ही कोई नहीं। अब इसमें हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों, हमने सिर्फ ये बेस बतानी है, बेस बताएंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये हमने इसको डी कह लिया, इसको ई, ये पॉइंट नहीं गिवन, चलो हम उसको एफ़ कह लें, एफ़ ही फाइंड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट्स इट। तो एफ़ ही कैसे फाइंड होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से आप बेस स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर जो मर्जी नाम रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस कर देंगे। 13 के अंडर रूट का स्क्वायर 13 आया, 3/2 का स्क्वायर था 3 का 9, 2 का 4, होल अंडर द रूट 4 एलसीएम। 13 4 ज़ार 52, 52 माइनस 9 होल अंडर द रूट, तो 52 माइनस 9 क्या होता है 43। तो ये आ गया अंडर रूट 43/4, बल्कि 4 का अंडर रूट 2 होता है वो भी लिख लिया, अंडर रूट 43 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें ये एफ़ ई पता चल गई, लेकिन वही बाइसेक्ट वाली बात फिर आई, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने बताना व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डी ई, तो डी की लेंथ क्या आएगी एफ़ ई का 2 टाइम्स। बार बार मैं वही मिड पॉइंट बाइसेक्ट वही बातें करके चल रहा हूँ।
बस आप एक ही बात ज़हन में बिठाएं, आपके पहले 10 MCQs इंशाल्लाह इसी से क्लियर हो जाएंगे। अब देखें हम क्या करते हैं, DE क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ FE। FE क्या था, √3 डिवाइडेड 2 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 43, इसको हम कैलकुलेटर पे चेक करते हैं तो ये आ रहा है 6.557। अब जितना भी राउंड ऑफ करना है आप कर लें, 2 डेसिमल तक करते हैं तो 6.56 बन जाएगा, और करते हैं तो 6.6 बन जाएगा। आपका ऑप्शन 6.6 वाला ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब ज़रा एक नया सिनेरियो चलेगा पार्ट नंबर 11 से। ये मैंने एक और भी वे से ना इसको यहाँ पे सॉल्व किया और 2 डायग्राम्स बनी हुई हैं, इसको भी आप देखेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छा क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 11, एन एंगल हुज वर्टेक्स इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड हुज आर्म्स पास थ्रू एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क इज नाउन एज डैश एंगल, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन दी हुई है ये। सेंट्रल एंगल वो होता है जो सेंटर पे बन रहा होता है, सर्कल के सेंटर पे। अच्छा, एंगल में 2 ही चीज़ें होती हैं, आर्म्स और वर्टेक्स। अब देखें ना वो क्या कह रहा है कि वर्टेक्स सेंटर पे लाई कर रहा है, आर्म्स कहाँ से पास कर रही हैं, एंड पॉइंट्स जो है आर्क के। तो ये आप ड्रा कर लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा सेंट्रल एंगल बन रहा है ये। आर्म्स जो है वो आर्क के एंड में और वर्टेक्स जो है वो सेंटर पे, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल एक ही होता है, एक आर्क एक सेंट्रल एंगल बनाती है। नेक्स्ट है कोरिस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ 2 कंग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रुएंट। ये भी हमने ऊपर भी यहीं इसी तरह का एक MCQ किया था। कोरिस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ 2 कंग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रुएंट्स। ये देखें इसमें भी हमने यही किया था। ये यानी कि अगर ये 2 कॉर्ड्स कंग्रुएंट है तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कंग्रुएंट होंगी। CD और EF अगर कंग्रुएंट है तो इनकी आर्क्स भी कंग्रुएंट होंगी। कोरिस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ 2 कंग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रुएंट। लेंथ ऑफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इन द रेशियो 1:3 and central angle of one arc is 60 degree. The second arc is major. ऑप्शन बी करेक्ट है। क्यों है, देखें अगर 1:3 बन रही है ना, एक 60 है तो दूसरा क्या होगा 180, 63 आर 180, तो 180 डिग्री अगर एंगल है तो आर्क मेजर बन रही होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है द सेंट्रल एंगल ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री। क्वाड्रेंटल एंगल हम वैसे भी उसी एंगल को बोलते हैं ना जिसमें 90 डिग्री बन रहा होता है। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल आर्क्स, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच आर्क इज 36 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों, टोटल 360 एंगल बन रहा होता है। 10 इक्वल पार्ट्स आपने कहते हैं, डिवाइडेड भी 10 कहते हैं, 0 0 कैंसिल, 36 आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है हाउ मैनी सेंट्रल एंगल्स ऑफ एन आर्क कैन बी ड्रॉन, 1 एंड ओनली 1। आगे मैंने आपको बताई थी ये बात कि अगर आर्क का एक तो सेंट्रल एंगल भी वो एक ही बना रही होती है। 2 congruent chords of 2 congruent circles have same central angles. ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर chords congruent है, सर्कल्स 2 डिफरेंट हैं लेकिन सर्कल्स भी हैं congruent, तो उन आर्क्स की वजह से जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा दोनों का वो सेम होगा। सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क विच इंक्लूड्स अ सेमी सर्कल इन इट इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सेमी सर्कल ना हम हाफ सर्कल को बोलते हैं, ये सेमी सर्कल है। मतलब यहाँ तक फ़र्ज़ करते हैं हम रहते हैं 180 से पीछे पीछे, तो ये माइनर आर्क है, ये बाकी सारी मेजर आर्क है। अब फ़र्ज़ करते हैं ये ऐसे आप कह रहे हैं ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये माइनर आर्क है, ये बाकी एंगल कितना है 270, तो ये मेजर आर्क कहलाती है। मेजर आर्क 3 पॉइंट से शो होती है यूजुअली, ठीक है। मसलन फ़र्ज़ करते हैं ये ए बी हम इसको कहते हैं, तो अगर मैं बोलूँ आर्क ए बी, उसका मतलब होगा ये वाली आर्क, ये नहीं। अगर मुझे मेजर को शो करना, मुझे एक पॉइंट और बताना, मैं फ़र्ज़ करता है मैं इसको सी कह लेता हूँ। अगर मुझे मेजर आर्क शो करनी है मैं ए सी बी बोलूँगा, अगर माइनर आर्क शो करनी है तो ए बी बोलूँगा। तो सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क विच इंक्लूड्स अ सेमी सर्कल, आप देखें ना ये आर्क सेमी सर्कल इसमें आ रहा है ना, इसमें तो सेमी सर्कल नहीं आ रहा, सेमी सर्कल तो इससे बाहर जा रहा है। तो सेमी सर्कल जिस आर्क के अंदर आ रहा होता है उसको हम मेजर आर्क बोलते हैं, 180 डिग्री से ग्रेटर होती है। चैप्टर नंबर 10
tangents and angles of a circle. A tangent line touches the circle at one point. Option A is correct. टेंजेंट क्या चीज़ है कि अगर हम एक सर्कल ड्रा करें और उस सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन ऐसे टच करके जा रही हो, छू के गुजर रही हो, तो वो जो लाइन है उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। टेंजेंट लाइन, ये लाइन है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। लाइन सेगमेंट रेंज में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ये लाइन है जो भी मैंने ड्रा की है, अगर इसका एक पीस काट लें ना हम, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। और ये रे है, ये लाइन है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं। लाइन सेगमेंट इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, रे जो है इसका एक ही एंड पॉइंट है। लाइन मेजरेबल भी नहीं है, एंड पॉइंट जो नहीं है मेजर कैसे करेंगे। लाइन सेगमेंट मेजरेबल है क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, रे का एक ही एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट भी हम उसको बोलते हैं। अच्छा, अब ये तो बात हमने की जो टच करके लाइन जा रही है ना उसकी, उसको टेंजेंट लाइन। अगर कट करे, जैसे ये दो पॉइंट्स मिलेंगे आपको जब कट करेगी, इसको हम कहते हैं सीकेंट लाइन। अगर टच करे तो टेंजेंट और कट करे तो सीकेंट लाइन। तो अब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। टेंजेंट लाइन इज डैश टू रेडियल सेगमेंट। इसी एक ही चीज़ से हम चलाते हैं, परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वो कैसे, ये देखें कि अगर हम यहाँ पे रेडियस ड्रा करें तो देखें टेंजेंट लाइन और रेडियस आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर, इसलिए हम कहते हैं कि टेंजेंट लाइन रेडियल सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होती है। रेडियल सेगमेंट भी टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, जो मर्जी बात कर ले। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब याद रखना आपने आउटसाइड के सर्कल, कोई भी आपके पास, उस पे आप सर्कल के बाहर से अगर कोई पॉइंट है, कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। तो सर्कल के बाहर जो पॉइंट है उसको और सर्कल के सेंटर को हम मिलाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसको फिर हम बाइसेक्ट करते हैं, उसका ये इनके मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, वहाँ से हम दो टेंजेंट्स ड्रा करते हैं। अभी मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ, वो भी आप देख लें कि एक ये वाला टेंजेंट है जो इसके सरकमफ्रेंस को टच करके जा रहा है, ज़ाहिर टेंजेंट है तो टच ही करेगा, और ये दूसरा टेंजेंट है, और ये कंकरेंट भी होते हैं, ये भी याद रखना है आपने। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन बोथ एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल दे आर पैरेलल। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन बोथ एंड्स ऑफ अ डायमीटर, ये मैं भी आपको ड्रा करके बताता हूँ। आप एक सर्कल पहले ड्रा करें, सर्कल का डायमीटर, ये डायमीटर हो गया। अब गौर करें ज़रा, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे हमने दो टेंजेंट्स ड्रा करना है, ये एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट। अब ये देखें टेंजेंट्स हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं ना कि दोनों पैरेलल हैं, ये बात हो रही है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Given that radius of circle is 4 centimeter, the distance between two tangents drawn at the outer ends of the diameter is, तो वही वाली डायग्राम। अब ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना बन गया, 8 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कल। अब क्या बात है, ऑन द सर्कल, पहले क्या था, आउटसाइड, सर्कल से बाहर। अब क्या है, सर्कल पे, यानी कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, बाउंड्री पे एक ही प्लॉट होता है। ये देखें, ये सर्कल का रेडियस आ गया, यहाँ पे हम 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे बस, तो टेंजेंट आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल आर कंग्रुएंट। ये जो हमने आगे वो आउटसाइड दो टेंजेंट्स बनाए थे ना, जो मैं आपको बात बता रहा था, ये वाले, ये कंग्रुएंट भी होते हैं, उसमें भी बताया था। बस हम कोई नाम दे लें आप इसको, एक को, इस पॉइंट को ए कह लेते हैं, इस पॉइंट को बी कह लेते हैं, इस पॉइंट को सी कह लेते हैं। तो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, इन दोनों की लेंथ सेम होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, the distance between their centers is equal to the sum of
रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन है कि दो सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, यानी कि बाहर से, तो कॉमन सेंस की बात है उन दोनों के जो रेडियस हैं आप उनको ऐड कर लें, आपको टोटल डिस्टेंस पता चल जाए। फ़र्ज़ करते हैं एक 2 सेंटीमीटर एक 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल 3 आ गया। और अगर इंटरनली होंगे तो फिर हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, इफ टू कंग्रुएंट सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये बिल्कुल प्रीवियस एमसीक्यू की तरह। इफ़ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 1.4 2.5 टच इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस। आप देखें ना, इंटरनली आ गया ना, तो एक 2.5 है एक 1.4 है, तो आप 2.5 में से 1.4 माइनस करेंगे, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। 2.5 वाला ज़्यादा है क्योंकि रेडियस ज़्यादा तो वो बाहर बनेगा, और 1.4 वाला अंदर बन जाएगा। 1.1 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड सेंट्रल एंगल। ये सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है, एक ऐसा एंगल जो सेंटर पे बन रहा होता है। ये देखिए, हम एक एंगल बना रहे हैं, सेंटर पे बन रहा है, इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। दूसरे को इंस्क्राइब्ड, एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ हाफ सर्कल 90 डिग्रीज का करेक्ट ऑप्शन है। इंस्क्राइब्ड सर्कल कौन सा होता है? जो सर्कमफ्रेंस पे बन रहा था, आप ऐसे समझ लें, या जो दो कॉर्ड से बन रहा होता है। ये एंगल 90 डिग्री, हर इंस्क्राइब नहीं 90, सेमी सर्कल वाला, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट। सेमी सर्कल में जो एंगल बन रहा होता है वो राइट होता है। इंस्क्राइब्ड सर्कल जो होता है उसकी बात हो रही है, बल्कि इंस्क्राइब्ड की मैं आपको डेफिनेशन भी बताता हूँ। इफ़ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ सर्कल इज़ 100 डिग्रीज, एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन कोरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, तो ये हाफ हो जाता है, 50 डिग्री आएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये भी एक थ्योरम है, ये ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है इंस्क्राइब्ड एंगल की, देख लें, याद भी रखनी है आपने। एंगल फाउंड बाय टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड इंस्क्राइब्ड। ये बना भी दी है, इसको देख लें। सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ लेस दैन 180, मेजर होगी तो ग्रेटर दैन 180, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ greater than 180 degree. All angles in same segment of a circle are equal, ये भी एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इफ ABC द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल है 60 डिग्री, देन एंगल C, तो इसमें A और C को आप ऐड करें तो 180 आना चाहिए, तो 180 में 60 माइनस करें 120 डिग्री आ जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री की, अगर आप A और C को ऐड करें ना, एंगल A प्लस एंगल C विल बी 180, तो अगर ये 60 है पुट करें तो 120 आ गया। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये भी थ्योरम है। इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, अच्छा 90 नहीं कहना क्वाड्रेंट की वजह से, ये क्या है, ये हाफ होता है, तो आप इसको 45 बोलेंगे। इन द फिगर एंगल थीटा क्या है जी, अगर ये 47 है तो ये भी 47 होता है, ये भी थ्योरम है। चैप्टर नंबर 11, practical geometry of circles. First part, angle between tangent and radial segment of a circle is 90 degree. Option D is correct. Explain भी करता हूँ, एक सर्कल ड्रा करें, इस पे टेंजेंट ड्रा करें, ये उसका रेडियस है, रेडियल सेगमेंट। तो आप देखें रेडियस और टेंजेंट, इनमें एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर होते हैं ये आपस में। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ इक्वल सर्कल्स आर पैरेलल। दो बातें अब इसमें, एक इक्वल सर्कल और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर सर्कल इक्वल नहीं है तो पैरेलल भी नहीं होंगे। और टेंजेंट्स कौन से होंगे, डायरेक्ट कॉमन। ये मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। फर्ज करते हैं दो सर्कल हैं, तो ये जो ऐसे वाले हम टेंजेंट्स ड्रा करते हैं ना, इनको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बोलते हैं। सर्कल भी इक्वल हो तब। नेक्स्ट है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अगर सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, दो टेंजेंट्स आप ड्रा कर सकते हैं। ये ऊपर वाले डायग्राम को हमने क्लोज कर लिया, हमने इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दो हमारे टेंजेंट्स ड्रा हो गए। नेक्स्ट है टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच एक्सटर्नली।
ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जैसे ये डायग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स इज सम ऑफ देयर रेडियाई होता है जी 6.2 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करें 3 और 3.2 को 6.2 आ जाएगा। ये देखें, फ़र्ज़ करते हैं कि ये रेडियस 3.2 है, ये 3 है, तो दोनों को आप ऐड कर लें 6 पॉइंट। लेकिन एक्सटर्नली एज इन रखना, इंटरनली हुआ तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना बस। सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ऑफ टू टचिंग सर्कल्स आर कोलिनियर। सेंटर दो सर्कल्स के और पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, ठीक है। आप देखें ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट और ये दोनों सेंटर, तो देखें ना तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, इसलिए हम कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये होता है वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर आर कोइंसिडेंट इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये लास्ट चैप्टर में मैंने इन सेंटर और सर्कम सेंटर वाली बातें की थी ना, वही है ये। टू सर्कल्स विद एरिया 4 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच इंटरनली। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज डिफरेंस, तो 4.8 में से 4 माइनस करें 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वो एक्सटर्नल था, ये इंटरनल, याद रखना है आपने। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर of a circle of radius 3.5 centimeters. The distance between tangents is, तो पैरेलल टेंजेंट्स एक्चुअली होंगे दोनों। मसलन अब देखें ना, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, ये डायमीटर हो गया जी पूरा, तो एक ये और एक ये दो टेंजेंट्स हमने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रा कर लिया। 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है ना, तो 3.5 और 3.5 7 बन गया, तो 7 सेंटीमीटर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट्स इज 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1 पॉइंट ओनली। तो मैं आपको ड्रा भी करके बताता हूँ। ये दो सर्कल्स हैं और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स कौन से होते हैं, ये जो ऐसे क्रॉस बना रहे होते हैं। ये मैं अब रफली ज़रा प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये एक पॉइंट होता है जिस पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर हैविंग लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द रेडियस? 3 सेंटीमीटर रेडियस आता है। वो कैसे, मैं आपको इसको ड्रा करके बताता हूँ रफ में। कि आप एक सर्कल ड्रा करें, सॉरी आप एक स्क्वायर ड्रा करें जिसमें हर साइड 6 सेंटीमीटर हो। और इंस्क्राइब सर्कल का क्या मतलब है? कि ऐसा सर्कल जो इसके चारों साइड्स को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा होता है, मिल रहा होता है उनसे। ये मैं रफ सा मैंने एक सर्कल बना दिया। ये इसका डायमीटर 6 है और ये रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन ना पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? इसमें सर्कल के अंदर आपने स्क्वायर प्लॉट करना है। अब सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर हम एक स्क्वायर ऐसे ड्रा करेंगे, इसको इंस्क्राइब्ड स्क्वायर बोलते हैं। तो अब देखें इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 10 हो गया, तो डायगोनल बन गया 10 सेंटीमीटर, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ डैश ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। कॉर्ड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ कॉर्ड्स ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको ड्रा करके भी बताते हैं। एक सर्कल है, एक कॉर्ड हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक कॉर्ड है। अब जब आप इसको बाइसेक्ट करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये देखें, ये सेंटर में से पास कर रही है ना, और परपेंडिकुलर भी होती है ये। हाउ मैनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? 1 एंड ओनली 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्योरम है ये और इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है। A circle have infinite pair of parallel tangents. Option D is correct. अब देखें, ये हमने एक सर्कल ड्रा किया, ये पैरेलल टेंजेंट्स है ना, तो ये एक पेयर बना हुआ है। तो जितने मर्जी ड्रा करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, आपकी मर्जी। चैप्टर नंबर 12, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्शन? अरिथमेटिक मीन इज़ नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्योंकि अरिथमेटिक मीन हमें डाटा की एवरेज के बारे में बताती है, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। बाकी जो तीनों है ना, वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन ही है।
मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने चेक करना होता है डाटा कितना स्प्रेड आउट हो रहा है। तो रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये तीनों चीज़ें मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। रेंज क्या है जी? रेंज में हमने मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करनी होती है, हमें रेंज पता चल जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ये क्या चीज़ है कि अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लें तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है, ठीक है। और वेरिएशन क्या है? एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब इसी तरह हम पहले MCQ नंबर 3 चेक करते हैं, ये उससे मिलता जुलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन? तो अभी हमने देखा रेंज इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरिथमेटिक मीन क्या था? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसी तरह मीडियन भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही है। अब हम आते हैं MCQ नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द डाटा 43021? पहले हमें इसको ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा 0 1 2 3 4। तो अब देखें टोटल 5 हैं, 2 इधर 2 उधर, बाकी जो दरमियान में बच गया नंबर 2 है, ये इसका मीडियन ऑप्शन 2, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसी तरह मीन मीडियन भी पूछा, सॉरी मीन और मार्ड भी पूछा जा सकता है। मीन क्या था? सबको प्लस करें और जितनी क्वांटिटीज़ हैं उन पे डिवाइड कर दें। अब इन सब को आप प्लस करें, आपके पास 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि टोटल ये 5 हैं, 0 1 2 3 4 5 बन गई। तो 10/5 क्या आ गया? 2, यानी कि इसका अरिथमेटिक मीन भी 2 आता है। मॉड क्या था? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए इसका मॉड नो मॉड, 0 नहीं कहना आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंपेयर द कंसिस्टेंसी ऑफ 2 डाटा? CV, option C is correct. CV means coefficient of variation. तो coefficient of variation का मैं आपको फार्मूला भी बताता हूँ और ये चीज़ क्या है ये भी बताता हूँ। तो CV जो है कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन, हम 2 डाटाज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। जिसका CV कम आएगा वो उतना ही कंसिस्टेंट होगा। इसका फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे भी आप लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पहले हम पार्ट नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ 5 वैल्यूज़? सारी 4 दी हुई हैं, तो वेरिएशन तो इसमें आई नहीं है, कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा। ऑप्शन D इज़ करेक्ट, 0। इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, MCQs में भी आ सकता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वेरिएंस इज़ इक्वल टू समेशन x माइनस x बार उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। x बार हमारे पास क्या है? मीन। तो अब इसका मीन भी ज़रा 4 निकल आएगा, सबको ऐड करके आपने 5 पे डिवाइड करना है, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 4 आ गया। फिर क्या करेंगे? 4 माइनस 4 4 माइनस 4 4 माइनस 4 4 माइनस 4, तो 0 0 आ गए ना सारे x माइनस x बार। 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। टोटल क्वांटिटीज़ हैं 5, 0/5 विच इज़ इक्वल टू 0। ऑप्शन D इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन? 0। ऑप्शन D इज़ करेक्ट। डेविएशन का फार्मूला भी हम देखते हैं कि डेविएशन हमारे पास होती है समेशन x माइनस x बार, और अगर हम मीन से डेविएशन निकाल रहे हो तो वो 0 आ जाता है। समेशन x माइनस x बार इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ मीन से ऊपर होती हैं, कुछ वैल्यूज़ मीन से नीचे होती हैं। इनके पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, रिजल्ट आपके पास 0 आ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन D करेक्ट है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स? क्वार्टाइल। ऑप्शन B इज़ करेक्ट। बाकी भी देख लें, डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में, मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में। नेक्स्ट MCQ इसी तरह कही है। Which of the following divides the data into 10 equal parts? Decile. Option A is correct. Which of the following divides the data into 2 equal parts? Median. Option D is correct. Which of the following divides the data into 100 equal parts? Percentile. Next, a line of best fit is given by the equation
ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बाकी देखें सब में स्क्वायर आ रहा है ना, तो स्क्वायर जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में नहीं आता। नेक्स्ट है सी वी इज़ गिवन बाय द फार्मूला। सी वी क्या था? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फार्मूला पहले भी आपको बता चुका हूँ, 100 डिवाइडेड बाई मीन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 4 में भी हमने इसको चेक किया था। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के MCQs आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग इन वन ड्रा इज डैश, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 किंग्स इन 2 ड्राज। तो पहले हम एक की फाइंड करते हैं। तो एक जो डेक ऑफ कार्ड है उसमें 4 किंग्स होते हैं और उस डेक में टोटल कार्ड्स 52 हैं, तो 4/52 ये एक दफ़ा की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है, या 1/13 आप कटिंग करके कर लें। तो जब 2 दफ़ा हम करेंगे तो 1/13 मल्टीप्लाइड बाई 1/13, तो ये कितना आ जाएगा? 1/169। तो 1/13 इज़ ग्रेटर दैन 1/169। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 aces in 2 draws with replacement is dash, then probability of drawing 2 jacks in 2 draws without replacement। तो पहले हम एस की बात करते हैं। 4 एसेस होते हैं एक डेक ऑफ कार्ड्स में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 4/52 या 1/13 कह लें आप। इसी तरह आप सेकंड वाले की चेक करें, वो भी 4/52 आ गई है, 1/13, यानी कि 1/13 मल्टीप्लाइड बाई 1/13। अब जैक की बात करते हैं। जैक भी 4 ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि 4/52। अब दूसरे में क्या आएगा? जो 4 था ना उसमें से एक निकल गया, अब तो अब 3 बाकी बच गए। तो इसी तरह 52 में से भी तो एक निकल गया ना, वो भी 51 बच गए। तो ये क्या है? 4/52 इंटू 3/51। इसको हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं कि ये क्या आ रहा है। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर पे आ रहा है 1/221। तो अब 1/169 एक बन रहा है, दूसरा 1/221 बन रहा है। तो 1/169 इज़ ग्रेटर दैन 1/229। हैंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है probability of rolling a standard cubical dice for an even number in 2 attempts is dash, then the probability of rolling an odd number in 2 attempts। तो even और odd सिर्फ आपने देखने हैं कितने। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें even नंबर हमारे कौन से आ गए? 2 4 6 3 आ गए ना। तो 3/6 या 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई इवन की। दूसरी दफ़ा फिर करें तो फिर 1/2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4। इसी तरह ऑड नंबर्स भी हमारे पास 3 ही होते हैं, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी जब हम 2 दफ़ा करेंगे तो 1/4 आ जाएगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इक्वल।